नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो नीट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इनफर्टिलिटी और ART, जिसको हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज भी बोलते हैं। तो क्या है ये इनफर्टिलिटी और क्या है ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो कुछ पॉइंट्स जो मिस हो गया है कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर, उस कुछ पॉइंट को हम लोग समझते हैं। उसके बाद हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को समझने जाएंगे। तो मैं सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बता रहा था पिछले जो कॉन्ट्रासेप्शन का जो लेक्चर है, उसमें मैं सर्जिकल मेथड जो मैं लास्ट में बता रहा था, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो उस सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को मैंने बताया था कि वो परमानेंट मेथड है, परमानेंट मेथड है, वो इरिवर्सिबल मेथड है, वो एक परमानेंट है, वो एक इरिवर्सिबल मेथड है, वो एक टर्मिनल मेथड है। उसके बाद कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होगा, उसके बाद कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने का जरूरत हमें नहीं पड़ेगा, वो टर्मिनल मेथड है। तो वो मेल के लिए क्या था, वो मेल के लिए हमने पढ़ा था, मेल के लिए क्या था, वो भासेक्टोमी हम लोग उसे इसलिए कहते थे क्योंकि हम वहाँ पे भैंस डिफरेंस को काट के टाई कर रहे थे। आपने देखा था उस लेक्चर में, मैंने बताया था कि अगर ये टेस्टिस है और टेस्टिस से लगा हुआ अगर ये एपिडिडाइमिस है और यहाँ पे जो जा रहा है ये क्या है, ये एपिडिडाइमिस है और यहाँ पे जो जा रहा है ये पार्ट एपिडाइमिस पार्ट है जो थोड़ा थिक है, और जो ट्यूब जो आगे फोर्थ जा रहा है वो क्या है, भास डिफरेंस है। तो भास डिफरेंस को काट के यहाँ पे क्या किया जा रहा था, भास डिफरेंस को ही काट के यहाँ पे टाई अप कर दिया जा रहा था। दोनों साइड का भास डिफरेंस को काट के टाई अप कर दिया जा रहा था। तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था और स्पर्म एपिडिडाइमिस तक भी आ रहा था, लेकिन स्पर्म एपिडाइमिस के ऊपर भास डिफरेंस में नहीं क्रॉस कर पा रहा था क्योंकि भास डिफरेंस को हमने काट के वहाँ पे टाई कर दिया है, उसको कट के उसके रास्ते को बंद कर दिया है हमने। तो ये वैसेक्टोमी था जिसको मेल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। और वैसेक्टोमी एक परमानेंट मेथड है, इरिवर्सिबल मेथड है और ये एक टर्मिनल मेथड है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वैसेक्टोमी के करने के कितने दिन बाद तक इंटरकोर्स करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जो स्पर्म ऊपर चला गया है, इस टाई अप जगह के ऊपर चला गया है, यहाँ पे जाया है, ये स्पर्म जाके क्या करता है, वुमेन को फर्टिलाइज कर सकता है। इसीलिए ये स्पर्म को खत्म होने के लिए या फिर ये स्पर्म को डिसअपियर होने के लिए, डिस्ट्रॉय होने के लिए कुछ 12 वीक्स का समय लगता है। तो वैसेक्टोमी करने के 12 वीक बाद तक इंटरकोर्स करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वैसेक्टोमी करने के 12 वीक तक करने के बाद भी 12 वीक, सिर्फ 12 वीक तक जो कि स्पर्म जो यहाँ पे गया है वो स्पर्म जाके क्या कर सकता है, किसी के ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था जो पिछले लेक्चर में मैंने मिस किया था। और फीमेल स्टेरिलाइजेशन की बात जब हम लोग करते हैं तो फीमेल स्टेरिलाइजेशन में जो मैं बताने वाला था, फीमेल स्टेरिलाइजेशन को हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूट्रस है, ये दूसरे तरह का फेलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पे ये सर्विक्स है और यहाँ पे क्या है, ये वेजाइना है। ये मैं बार बार ये डायग्राम को बना रहा हूँ, अभी तक आपको समझ में आया होगा। ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है और ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फिमरी है और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे ओवरी रहता है। तो आप देख सकते हैं ट्यूबेक्टोमी में हम लोग फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे सब पता चल रहा है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब को हम लोग काट रहे हैं। फेलोपियन ट्यूब को क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब को काट के हम लोग फेलोपियन ट्यूब को जोड़ देंगे दोनों ही तरफ का। भास डिफरेंस को जिस तरह से हम लोग दोनों तरफ से काट के टाई अप कर रहे थे, उसी तरह से हम लोग इसको भी काट के इसको हम लोग टाई अप कर देंगे। तो ये हो गया ट्यूबेक्टोमी। भास डिफरेंस को काट रहे थे इसलिए भासेक्टोमी, यहाँ पे ट्यूब को काट रहे इसलिए ट्यूबेक्टोमी। तो ये फीमेल स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है। तो इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ओवम जो यहाँ से रिलीज होगा उसका जो पाथवे है उसको रोक रहे हैं। जिस तरह से स्पर्म का पाथवे को हम लोग रोक रहे थे, एपिडिडाइमिस से निकल के वो इजैकुलेटरी डक्ट तक नहीं जा पा रहा था,
उसी तरह से ओवम जो ओवरी से निकलेगा, फिमरी तो उसको पकड़ेगा ओवम को, लेकिन वो फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस नहीं करवा पाएगा क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को अभी हमने काट दिया है। और यहाँ से जो स्पर्म अंदर जाएगा वो क्या करेगा, स्पर्म भी ओवम तक नहीं पहुँच पाएगा। स्पर्म भी, जो मैं रेड कलर से स्पर्म को बना रहा हूँ, ये स्पर्म भी ओवम तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि हमने फेलोपियन ट्यूब को काट के रखा है। तो क्या हम ओवुलेशन को बंद करवा रहे हैं क्या? ओवुलेशन को तो नहीं बंद करवा रहे हैं। क्या हम लोग जो ओवरी में जो प्रोसेस चल रहा है उसे क्या बंद करवा रहे हैं क्या? उसे तो नहीं बंद करवा रहे हैं। हम लोग बस ओवम और स्पर्म का बीच में एक फिजिकल बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। बैरियर क्या, हम लोग उसे काट के हटा दे रहे हैं ताकि स्पर्म और ओवरी कभी मीट ही नहीं कर पाएगा। तो यही इसीलिए ये परमानेंट मेथड है, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है। इसको वापस से आप इस ट्यूब को जोड़ने जाएंगे तो ट्यूब में फाइब्रोसिस हो जाएगा और ट्यूब का लूमेन वापस से बंद हो जाएगा। वापस से ये बहुत ही टेक्निक बहुत ही अनसक्सेसफुल होता है। इस ट्यूब को कोई सर्जन जोड़ नहीं पाता है इतने आसानी से। बहुत ही हाईली प्रोफेशनल सर्जन चाहिए इस ट्यूब को जोड़ने के लिए। तो आपके लिए आप मान के चलिए कि ये परमानेंट मेथड है, आपके लेवल पे ये एक परमानेंट मेथड है, ये एक इरिवर्सिबल मेथड है। क्योंकि अगर ट्यूब को जोड़ने जाएंगे तो ट्यूब में फाइब्रोसिस होगा, स्टेनोसिस हो जाएगा, ट्यूब का लूमेन उसका वापस से बंद हो जाएगा। और लूमेन बंद होगा तो फिर से ओवम उसके लूमेन के थ्रू पास नहीं हो पाएगा, स्पर्म उसके लूमेन के थ्रू पास नहीं हो पाएगा, जाइगोट जो बनेगा उसके जाइगोट तो बनेगा ही नहीं क्योंकि स्पर्म वहाँ पे जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए आप मान के चलिए कि ये एक परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है। ट्यूबेक्टोमी एक परमानेंट हाईली इफेक्टिव मेथड है, लेकिन इसका रिवर्सिबिलिटी क्या है, पुअर है। लेकिन इफेक्टिवनेस क्या है, एक बार आप कर देंगे तो क्या होगा कि ये परमानेंट हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। तो ट्यूबेक्टोमी करने के बाद क्या कुछ ऐसा नियम है, जैसे मैंने बताया था वैसेक्टोमी करने के 12 हफ्ते तक स्पर्म किसी को जाके फर्टिलाइज कर सकता है, क्योंकि जो कटा हुआ भाग का ऊपर जो स्पर्म है वो तो जाके किसी को फर्टिलाइज कर सकता है। लेकिन ट्यूबेक्टोमी में ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय आप ट्यूबेक्टोमी करेंगे उसी समय क्या होगा, वो फीमेल स्टेरिलाइज हो जाएगी। तो ट्यूबेक्टोमी में ऐसा कोई बात नहीं आता है। कुछ एडिशनल पॉइंट आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में ही वो पॉइंट आता है। वो क्या है, परमानेंट मेथड में एक तो हमने पढ़ा ट्यूबेक्टोमी, दूसरा हमने पढ़ा वैसेक्टोमी, और एक होता है इश्योर, ESSURE, इश्योर। ये इश्योर क्या होता है, इश्योर एक तरह का रिंग होता है जो हम लोग वेजाइना से इंसर्ट करके वो रिंग को फेलोपियन ट्यूब और जो जंक्शन है यूट्रस का, यहाँ पे मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ, ये फेलोपियन ट्यूब और जो यूट्रस का जो जंक्शन है उस जंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक करवा देते हैं। तो ये भी एक तरह का परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, इश्योर। बस इतना ही बात आपको याद रखना है। और कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो हम समझते हैं, पहला तो था इश्योर एक परमानेंट मेथड है। दूसरा जो है वो है साइक्लोबिट्स, जिसको हम लोग तिरुमाला भी कहते हैं, तिरुमाला कहते हैं। तो ये साइक्लोबिट तिरुमाला क्या है, ये एक तरह का ब्रेसलेट होता है। उस ब्रेसलेट में 28 बीट्स होता है और इसे यूज करते हैं लोग पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के लिए। किसके लिए, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। जो मैंने कॉन्ट्रासेप्शन में पढ़ाया था, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस वो पीरियड है जो एक पर्टिकुलर पीरियड में इंटरकोर्स नहीं किया जा सकता है। हमने देखा था किस तरह से पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को जब हमने कैलकुलेट किया था, तो एनसीईआरटी बुक में जो 10 डे से 17 डे का बीच का जो दिन है उसको हम लोग पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, उस टाइम जो फर्टाइल पीरियड रहता है उस टाइम इंटरकोर्स करने से प्रेग्नेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो सभी बातों को हमने वहाँ पे समझा था, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कैसे होता है वो सब मैकेनिज्म हमने समझा था। तो साइक्लोबिट तिरुमाला उसी में हेल्प करता है। 28 बीट्स रहता है और बीट्स का कलर अलग अलग रहता है। तो वो जो फर्टाइल पीरियड का जो बीट रहता है उसका कलर कुछ अलग रहता है, और जो नॉन फर्टाइल और जो सेफ पीरियड है उसका कलर कुछ अलग रहता है। और एक धागा रहता है जिसको आप हर बीट पे ले जाके उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से वुमेन अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से वो धागा को उस जगह पे रखती है, और जब भी वो इंटरकोर्स करने जाती है अपने बीट को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि आज का दिन फर्टाइल है कि अनफर्टाइल दिन है, और वो इंटरकोर्स कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, और ये थोड़ा सोशलाइज भी मैकेनिज्म है, और ये जो ब्रेसलेट है ये आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट हम लोग समझते हैं वो है पर्ल इंडेक्स। तो पर्ल इंडेक्स क्या है, पर्ल इंडेक्स से लेकर ये एक इंडेक्स है जिस इंडेक्स का हेल्प से हम कॉन्ट्रासेप्शन का इफिकेसी को कैलकुलेट कर सकते हैं।
कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन कम इफेक्टिव है। तो इस इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो इंडेक्स यूज करते हैं वो है पर्ल इंडेक्स। टू कैलकुलेट efficacy, to know the efficacy of contraception। तो आपसे पूछा जाएगा कि पर्ल इंडेक्स इज रिलेटेड टू, तो उसमें आपको एक को ऑप्शन मिल सकता है कॉन्ट्रासेप्शन, उसका आंसर कॉन्ट्रासेप्शन होगा, या फिर पूरा सेंटेंस भी दिया जा सकता है पर्ल इंडेक्स मीन्स या पर्ल इंडेक्स इज रिलेटेड टू नो द एफिकेसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कैसे कैलकुलेट करते हैं पर्ल इंडेक्स, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन के लिए पर्ल इंडेक्स क्या है, ये बात आपको नहीं जानना है। बस आप सुन के रहिए कि पर्ल इंडेक्स किससे रिलेटेड है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे वो टॉपिक कॉन्ट्रासेप्शन टॉपिक कंप्लीट होता है जो छूट गया था, मैंने बताया ये सब पॉइंट। अब हम शुरू करते हैं ये टॉपिक इनफर्टिलिटी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभी, इनफर्टिलिटी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या है। अगर कोई भी कपल चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं करवा पा रहा है, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, अपना नेक्स्ट जनरेशन को नहीं बना पा रहा है, तो उस कपल को हम लोग इनफर्टाइल कपल कहेंगे। लेकिन क्या उसका आज शादी हुआ है, कल उस कपल को अगर कल वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही वुमेन, तो क्या हम उसको इनफर्टाइल कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो मिनिमम कितना दिन तक इंटरकोर्स करने के बाद अगर वो कपल फर्टाइल नहीं हो रहा है, वो कपल अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, वो वुमेन अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, वो कपल अगर अपने आप को अपना नेक्स्ट जनरेशन को नहीं बना पा रहा है, तो वो कितना मिनिमम पीरियड तक इंटरकोर्स करने के बाद हम कहेंगे कि वो कपल एक इनफर्टाइल कपल है। तो वो है मिनिमम 12 मंथ्स। 12 मंथ्स तक एक साथ रहने के बाद, इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है और अगर वो कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन को नहीं यूज कर रहा, अगर कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करेगा तो कभी प्रेग्नेंट होगी क्या? वो वुमेन नहीं होगी। तो कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज नहीं किया जा रहा है, वो एक साथ भी रह रहे हैं कितने वक्त तक? 12 मंथ्स तक। तो उस इंडिविजुअल को हम लोग कहेंगे कि वो एक इनफर्टाइल इंडिविजुअल है। द कपल हु इज अनएबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर इंटरकोर्स फॉर अराउंड 12 मंथ्स एंड नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन। तो इस कपल को हम लोग क्या कहेंगे? ये कपल है इनफर्टाइल कपल है। तो इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में क्या डिफरेंस है? इनफर्टिलिटी एक नेचुरल प्रोसीजर है और स्टेरिलिटी क्या? स्टेरिलिटी हमने कराया था, ट्यूबेक्टोमी, वसेक्टोमी, स्टेरिलिटी का वो क्या था? प्रोसीजर था। तो इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी टर्म दोनों अलग अलग है, ये आपको समझना है। तो ये इनफर्टिलिटी किस किस कारण से हो सकता है ये आपको समझना है। ज़्यादातर लोग ब्लेम करते हैं कि फीमेल की वजह से इनफर्टिलिटी होता है, हमारे सोसाइटी में फीमेल की वजह से इनफर्टिलिटी होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम मेल में रहता है। हो सकता है उसके स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम हो, उसका स्पर्म का नंबर एडिक्वेट नहीं हो। आपको पता है कि स्पर्म जो एक इजैकुलेशन में लगभग 300 to 500 मिलियन स्पर्म्स निकलता है, तो कम स्पर्म निकल रहा है। हालांकि एक ही स्पर्म इनफ है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन उतना सारा स्पर्म निकल रहा है क्योंकि बहुत सारा स्पर्म वेजाइना में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत सारा सर्विक्स में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत सारा स्पर्म का मोटिलिटी नहीं रहता है। तो कम स्पर्म निकलेगा तो सब वेजाइना में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो यूट्रस तक पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए स्पर्म का काउंट कम है, हो सकता है मेल में, या फिर स्पर्म का मोटिलिटी अच्छा नहीं है, जिस वजह से वो वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। मतलब हो सकता है प्रॉब्लम मेल में ही है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम जो है इनफर्टिलिटी का, वो मेल पार्टनर में भी हो सकता है और वो फीमेल पार्टनर में भी हो सकता है। मेल और फीमेल पार्टनर दोनों में ही ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग समझेंगे कि मेल पार्टनर में और फीमेल पार्टनर में पहले हम लोग समझते हैं प्रॉब्लम्स इन द फीमेल पार्टनर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे समझने के लिए चलिए हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं बहुत जल्दी से। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये जो है ये यूट्रस है,
यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब है, ये स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है और ये क्या है, ये वजाइना है। तो क्या हो सकता है फीमेल में प्रॉब्लम? फीमेल में यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में क्या हो सकता है, एक तो ब्लॉक हो सकता है, किसी भी कारण से यहाँ पे क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है वो ब्लॉक क्या हो, ये फैलोपियन ट्यूब में जो ब्लॉक है दोनों साइड का, ये ब्लॉक हो सकता है उसका कॉन्जेनाइटल हो, जन्म से उसका ये ब्लॉक हो, कॉन्जेनाइटल हो, जन्म से उस फीमेल का ये फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक हो सकता है ये ब्लॉक किसी इन्फेक्शन के कारण हुआ हो। इन्फेक्शन जैसे कि मैंने कहा बहुत सारा बैक्टीरियल डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जब हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज पढ़ रहे थे तो आपने वहाँ पे मैंने बताया था कि गोनोरिया जो है, क्लामाइडिया जो है वो इनफर्टिलिटी को करवा सकता है। तो किस तरह से इनफर्टिलिटी को करवा सकती है, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करके इनफर्टिलिटी को करवा सकता है। और जब ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे जो ओवरी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप ओवरी को देख रहे हैं, तो क्या होगा, ये ओवरी से निकला हुआ जो ओवम है वो इस फैलोपियन ट्यूब को क्या होगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा, या फिर स्पर्म जो इधर से आएगा इस फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके ये ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होगा, ओवम और स्पर्म का मीटिंग नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो जाइगोट नहीं बनेगा, तो जाइगोट नहीं बनेगा तो वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे ये बात समझ सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक रहने के कारण यहाँ पे ये वुमेन जो है वो इनफर्टाइल हो सकती है। या फिर दूसरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि ये ओवरी से, ये तो मैंने पहला प्रॉब्लम का बात किया था, ये मैंने यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम लोग समझ रहे थे कि फीमेल में क्या क्या प्रॉब्लम से इनफर्टिलिटी हो सकता है। पहला जो प्रॉब्लम है जिससे फीमेल में इनफर्टिलिटी हो सकता है वो फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहला जो प्रॉब्लम है वो फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है। और ये ब्लॉकेज किस किस कारण से हो सकता है उसका कॉन्जेनाइटल फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो, उसका जन्म से ही फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड हो किसी कारण से, या फिर इन्फेक्शन के कारण उसका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो। बहुत सारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो इस फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है, जैसे कि मैंने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पढ़ाते वक्त बताया था कि गोनोरिया, क्लामाइडिया, ये सब तरह का STIs, STDs ये इनफर्टिलिटी को कॉज करवा सकता है। यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि किस तरह से ये फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करके इनफर्टिलिटी को करवा सकता है। दूसरा जो कॉज है जिसके कारण फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है वो कॉज है कि ये जो ओवरी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं रेड कलर के इस ओवरी को बना रहा हूँ, ये ओवरी से और जो ओवम निकलता है, ये यहाँ से ओवम ही रिलीज नहीं कर पा रहा है, किसी कारण से उसका ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है। इस वजह से अगर ओवुलेशन नहीं होगा, ओवम नहीं बनेगा, तो स्पर्म जाके किसको फर्टिलाइज करेगा, क्या वो वुमेन कभी प्रेग्नेंट होगी? तो दूसरा कारण जो है वो है नो ओवम, ओवम ही नहीं है, वो वुमेन ओवम ही नहीं बना पा रही है, ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है उसका, तो इस वजह से क्या होगा, वो वुमेन क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। तो ये सब प्रॉब्लम आपको फीमेल्स में देखने को मिलेगा जिसके वजह से फीमेल क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। पहला जो कारण है उसका फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होगा। दूसरा जो कारण है वो क्या कारण है, वो उसका जो ओवरी से ओवम ही नहीं निकल पा रहा है। तो ये दो कारण को आप याद रखेंगे। तीसरा जो हम लोग अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रॉब्लम्स इन मेल में क्या क्या प्रॉब्लम के वजह से, कुछ कॉमन प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं मेल में जिसका वजह से मेल इनफर्टाइल होगा। तो हो सकता है उसका स्पर्म में प्रॉब्लम हो, उसका स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हो सकता है उसका स्पर्म का क्या हो, काउंट, उसका स्पर्म का काउंट क्या हो, लो हो। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना रहता है, तो नॉर्मल स्पर्म काउंट 300 to 500 मिलियन स्पर्म पर इजाकुलेशन होता है। नॉर्मली आपका 300 to 500, एनसीईआरटी में आपका 200 to 300 स्पर्म दिया गया है, तो आप एनसीईआरटी को ही लेके चले कि 200 to 300 मिलियन स्पर्म एक इजाकुलेशन से निकलता है। लेकिन अगर स्पर्म का काउंट कम है, 50 मिलियन है, 50 मिलियन से कम है, तो वो स्पर्म का क्वालिटी बहुत ही खराब है, वो सीमेन का क्वालिटी बहुत ही खराब है, और वो सीमेन से क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता।
तो उसका स्पर्म काउंट लो हो सकता है एक। दूसरा क्या हो सकता है, स्पर्म का जो क्वालिटी है, उसका जो मोटिलिटी है, उसका जो मोटिलिटी है वो बहुत ही कम है, वो स्पर्म का कुछ मोटिलिटी ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है स्पर्म जब वेजाइना के अंदर रिलीज होता है तो वो स्पर्म एक मोटाइल स्पर्म होता है, और वो स्विम करते करते अपने मोटिलिटी के हेल्प से वो स्विम करते करते सर्विक्स के अंदर जाके, यूट्रस के अंदर जाके, और वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाके वो ओवम को फर्टिलाइज करता है। लेकिन अगर उसके पास अपना खुद का मोटिलिटी ही नहीं है तो क्या वो स्विम करके इतने सारे रास्ते को क्रॉस करके वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए कम मोटिलिटी वाला स्पर्म वाले इंडिविजुअल इनफर्टाइल रहते हैं। तो स्पर्म का कॉइल काउंट में प्रॉब्लम हो सकता है, स्पर्म का मोटिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके वजह से वो इंडिविजुअल क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। ये सब कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पढ़ने जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरह का इंडिविजुअल का, किस तरह का ART का ज़रूरत है। अगर ये सब कॉन्सेप्ट को आप समझ के रखेंगे तो वहाँ पे जैसे ही मैं बोलूँगा इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो आप बहुत ही आसानी से वो बात को समझ जाएंगे। तो स्पर्म में दो तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, काउंट में प्रॉब्लम हो सकता है और एक मोर्टेलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, स्पर्म में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, स्पर्म ठीक ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मेल का पेनिस में है। वो एक इम्पोर्टेंट है और उसका पेनिस का इरेक्शन नहीं होता है, और अगर उसका पेनिस का इरेक्शन नहीं होता है तो वो मेल एक इम्पोर्टेंट मेल है। इसको हम लोग इम्पोर्टेंसी भी बोलते हैं, वो एक इम्पोर्टेंसी है। तो अगर वो इंसेमिनेट ही नहीं कर पाएगा, वो अगर अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर इंसेमिनेट ही नहीं कर पाएगा तो अपने स्पर्म को वेजाइना के अंदर रिलीज ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से वो मेल एक क्या होगा, एक इनफर्टाइल मेल होगा। तो मेल के अंदर या तो स्पर्म में प्रॉब्लम हो सकता है, मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम स्पर्म में ही रहता है, और कुछ मेल क्या रहते हैं, कुछ मेल इम्पोर्टेंट रहते हैं। और फीमेल में मैंने बताया कि प्रॉब्लम फेलोपियन ट्यूब में हो सकता है या फिर ओवम ही रिलीज नहीं हो रहा है, नो ओवम फ्रॉम द वुमेन, ओवम ही रिलीज नहीं हो पा रहा है। और बाकी के जो कॉमन फैक्टर है, जो मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन है, वो एक है साइकोलॉजिकल फैक्टर। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस के कारण भी बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं जिसके कारण लोग इनफर्टाइल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जिसको यूज़ करने से, वो ड्रग्स क्या स्पर्मिसाइडल है, वो ड्रग्स ओवम को जाके डिस्ट्रॉय कर देता है, स्पर्म को जाके डिस्ट्रॉय कर देता है, वो ओवुलेशन करने नहीं देता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस करने नहीं देता है। तो ये सब जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उसको जाके हैम्पर करता है कुछ ड्रग्स। तो ड्रग्स के कारण भी कुछ लोग इनफर्टाइल हो सकते हैं। बहुत सारा डिसीज़ के कारण इनफर्टाइल हो सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस डिसीज़ के कारण बहुत सारे लोग इनफर्टाइल हो सकते हैं। अगर यूट्रस में अगर ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया पहुंच गया है तो वो जाके उस वुमेन को इनफर्टाइल कर देगा। ये भी आप याद रखिए। टीबी से ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये टीबी बेसिलाई के कारण भी ब्लॉक हो सकता है। बाकी के एसटीडीज के कारण तो ये ब्लॉक हो ही सकता है, साथ ही साथ ये टीबी बेसिलाई के कारण भी ये ब्लॉकेज हो सकता है। और जो पॉइंट्स है यहाँ पे, और जो इन्फेक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ इन्फेक्शन, इसके कारण भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो ये सब पॉइंट मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, जो मेल और फीमेल दोनों में अप्लाई होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब हम ART समझने जाएंगे तो ART हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ART को समझेंगे। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, समझिए, और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को हम लोग ART में यूज़ करने वाले हैं।